एलएलबी के प्रोफेशन में ये बोला जाता है कि इसमें झूठ बहुत बोलना पड़ता है। मेरे पास एक केस आया था, एक बच्ची का मैटर था, 5 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ था। मैंने इमीडिएटली केस छोड़ दिया था, मैंने नहीं किया था। मेरे को वो फीस भी उन्होंने दे दी थी, मैंने इमीडिएटली फीस वापस करी। मैंने कहा मुझे नहीं करना। बट आजकल क्या हो गया है, इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं और बहुत मतलब कोई किसी को ड्रम में डाल रहा है, कोई किसी को कुकर में डाल रहा है, पता नहीं फ्रिज में डाल रहे हैं, क्या हो रहा है? सांप से कटवा रहा है? सांप से कटवा रहा है। किसने कटवाया? ये भी एक मैटर आया है। क्यों हो रहा है ऐसे? मैरिजेस फेल क्यों हो रही हैं? पार्टनर मिल भी पा रहा है तो किसी में भी सहन शक्ति नहीं है, बिल्कुल भी। कोई भी एक दूसरे की सुनने को राजी नहीं है। लूप होल्स हैं, करप्शन है, तो जो जस्टिस है वो इतना हमारे इंडिया में जो है वो इतना लेट क्यों मिलता है? जज साहब ने जो उनकी हालत करी ना, इमीडिएटली बुलाया दिल्ली से, उनके जो हेड ऑफिस से था। कहते आपने कर कैसे दिया? 19 लाख पेमेंट कर चुका है वो, उसके बाद आप 22 लाख और मांग रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना पॉडकास्ट में। और आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के पॉडकास्ट में जो आज के गेस्ट हमारे होने वाले हैं वो गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट हैं, जिनसे आज हम जानेंगे हमारे राइट्स जो हर एक इंसान को पता होने चाहिए, और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपना करियर बिल्ड करा लॉ फील्ड में विदाउट एनी फैमिली बैकग्राउंड इन लॉ। तो चलिए मिलते हैं सीमा सिंह राजपूत जी से। हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सचिन जी, आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। तो मेरा सबसे पहले क्वेश्चन है कि आपने लॉ ही क्यों चूज किया? लॉ एक्चुअली मेरे डैडी का बहुत ड्रीम था कि मैं लॉ करूं। हम लोग 3 सिस्टर्स हैं, 3 बहनें हैं, तो डैडी का था भी एक मेरी डॉटर तो लॉ तो जरूर करे, जिससे उसको अपने राइट्स पता हो, अपने सारे लेडीज़ के बारे में। बहुत सारी क्रुएलिटीज़ होती हैं लेडीज़ के साथ, तो डैडी चाहते थे भी पता रहे मेरी बेटी को भी उसके राइट्स क्या क्या है, इसीलिए उन्होंने कहा भी आप लॉ करो आप। तो फिर मैंने इसलिए लॉ में एडमिशन लिया, लॉ की फिर मैंने। ओके, तो आपने 10th के बाद आर्ट्स ली थी? नहीं, मैंने 12th के बाद पहले ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन के बाद मैंने 3 इयर्स की लॉ करी। लॉ करने के बाद ही मैं सीधा ही प्रोफेशन में आ गई थी। 2005 की बात है ये। 2005 की बात है, ठीक है। तो आप जब आपने BLLB कर दी थी देन आपको लगा, फिर मास्टर्स करी आपने? मास्टर्स मैंने नहीं करी क्योंकि मैं प्रोफेशन में लिटिगेशन में ही आ गई थी स्टार्टिंग में ही, तो तब से ही मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। 20 इयर्स हो गए मेरे को लगातार काम करते हुए। तो मेरे को कभी इधर उधर कुछ जाने का टाइम ही नहीं मिला। लिटिगेशन में इतनी ज़्यादा बिजी होगी कि इधर उधर कुछ नहीं, टाइम नहीं मिला मुझे कुछ और करने का। तो 20 इयर्स हो गए हैं आपको। हाँ। तो आपने जब अपना पहला केस लिया था वो मतलब आप लॉ की फील्ड में, आप मतलब आपने लॉ हर कोई कर लेता है, बट आप कोर्ट में एज इन द सिस्टम आप कैसे एंटर करे और कब आपने मतलब ये वाली चीज़ें, क्योंकि आपके फैमिली बैकग्राउंड में आपने बताया कोई नहीं था, तो आप कैसे आए इसके अंदर? मेरे को मेरे डैडी ने हेल्प करी बहुत ज़्यादा। उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे, लॉयर्स थे, जो चंडीगढ़ में मैंने स्टार्ट करी थी अपनी प्रैक्टिस 2005 में। तो डैडी के काफ़ी फ्रेंड्स थे, लॉयर्स थे, तो उन्होंने बोला भी आप एक लेडी एडवोकेट थी वहाँ पे, तो उन्होंने उनके अंडर मेरे को लगाया। एज ए इंटर्न मैंने पहले काम किया और उसके बाद फिर मैंने उनके अंडर ही प्रैक्टिस स्टार्ट करी। 2-3 साल मैंने उनके अंडर प्रैक्टिस करी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चंडीगढ़ में। उसके बाद फिर मैंने आगे मूव किया, फिर मैंने आगे DRT में चली गई, डेट्स रिकवरी ट्रिब्यूनल, जहाँ पे मैंने काफ़ी रिकवरी के बड़े बड़े मैटर्स किए। वहाँ से अच्छी शुरुआत हुई, बहुत पैसे का फ्लो, बहुत बढ़िया काम स्टार्ट हो गया था मेरा। हाई कोर्ट में स्टार्ट करी फिर मैंने प्रैक्टिस वहाँ पे। ओके, तो आपका फर्स्ट केस क्या था और वो कैसे मिला था आपको? केस तो मतलब छोटे मोटे तो जैसे आने स्टार्ट हो गए थे। पहला केस कि आज मैंने LLB कर ली, आज मैं कोर्ट गई और उसके बाद मेरे को कोई केस दे दो, वो सबके अंदर रहता है कि मुझे कोई केस मिल जाए, और फ्रेशर को वैसे ही नहीं मिलता केस। तो आपको पहला केस आपको क्या मिला था और कैसा मिला था? फर्स्ट जो मेरे पास केस आया था वो मेरे को जो याद आ रहा है वो एक कोई चोरी का केस था। अच्छा। हाँ, तो वो मैंने किया था। और उसमें क्या चोरी हुआ था?
कुछ छोटी मोटी चोरी थी, वो ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं था। लेकिन फिर डैड ने मेरे मना कर दिया था, कहते नहीं तुम्हें ये क्रिमिनल काम नहीं करना। अच्छा। तो सिविल लाइन में जाओ, लेडीज़ के लिए वो ठीक है, मैट्रिमोनियल केसेस में जाओ वो ठीक है, बैंकिंग लाइन में जाओ वो ठीक है। तो डैडी ने वो केस मेरा भगा दिया, उन क्लाइंट्स को भगा दिया, कहते जाओ मेरी बेटी नहीं करेगी आपका केस। ओके। बड़ी मुश्किल से हाथ लगा था वो केस मेरे। अच्छा, तो फिर उसके बाद फिर कौन सा केस मिला था आपको? उसके बाद पहला जो आपने सोल्व कर दिया था। उसके बाद तो फिर मैटर्स आने स्टार्ट हो गए थे, जैसे डाइवोर्स के मैटर आने स्टार्ट हो गए थे, लेडीज के केसेस आने पहला स्टार्ट हो आपको गए याद थे। नहीं है? हाँ है, एक डाइवोर्स करवाया था मैंने एक लेडी का। तो उसमें फीस भी अच्छी आई थी, 15-20,000 के करीब आई थी उस टाइम, 20 इयर्स पहले की बात कर रही हूँ। 20 साल पहले डिवोर्स करवाया था। हाँ, तो फीस उस टाइम आई थी और ऐसे स्टार्ट हो गया, धीरे 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 लिंक बनते रहे, काम स्टार्ट हो गया। ओके। तो फिर उसके बाद जब आपने BLLB करी, उसके बाद आप फील्ड में उतर गए थे, तो उसके बाद आपको कितना टाइम लगा मतलब जो सिस्टम है उसको समझने में? क्योंकि काफ़ी सारे तो फेक केसेस आते हैं, तो आप अपने क्लाइंट को मतलब कैसे मतलब वो कर पाते थे आइडेंटिफाई कि यार LLB के प्रोफेशन में ये बोला जाता है कि इसमें झूठ बहुत बोलना पड़ता है, तो फिर आपको स्टार्टिंग में कुछ लगा था? देखो, झूठ हमारे लिए, हमारा जो क्लाइंट होता है ना वो हमारा भगवान होता है, और हमें पता रहता है कौन क्लाइंट कैसा है, झूठ बोल रहा है सच बोलता है, सामने आता है पहले ही पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। लेकिन जो हमारा क्लाइंट हमें हायर करेगा, हमें फीस देगा, हमें उसके फेवर के लिए ही बात करनी है, उसी के लिए ही केस की तैयारी करनी है। तो इसमें हम नहीं कर सकते, हमारा कोई भी क्लाइंट आएगा चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, हमें उसके लिए काम करना ही करना है। और अगर आपको इन बिटवीन द केस आपको पता लग जाता है कि जो केस है, जो आपका क्लाइंट है वही उसकी मतलब गलती है, तो फिर उसमें अब आप क्या करते हो? मैं छोड़ देती हूँ, केस नहीं करते। मैंने अपने असूल बनाए हुए हैं अपने प्रैक्टिस के, कि अगर मुझे, जैसे मेरे पास एक केस आया था, एक बच्ची का मैटर था, 5 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ था, मैंने इमीडिएटली केस छोड़ दिया था, मैंने नहीं किया था। मेरे को वो 1 लाख फीस भी उन्होंने दे दी थी, मैंने इमीडिएटली की फीस वापस करी। मैंने कहा मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं फेस ही नहीं कर पा रही थी, मैं नहीं देख पा रही थी एक बच्ची के साथ ऐसा हो रहा था। तो मैंने कहा, मैं ऐसे 45 ईयर्स का बंदा था वो, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने इमीडिएटली फ़ीस रिटर्न करी, मैंने कहा आप किसी और को हायर कर लो, 9,000 एडवोकेट्स हैं, आप किसी को भी हायर कर लो। तो आप अगर असूलों के साथ काम करते हो ना, अपनी इंटेंशन अच्छी करते हो, तो काम आपका अच्छा ही होता है। तो आपको अपने लाइफ में रखने चाहिए अच्छे तो असूल। तो हाँ, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, बंदा हाई लेवल पे अपने आप पहुंच जाता है। हाँ, अपने आप पहुंच जाता है। ओके। तो जो अभी एस्पायरेंट्स हैं लोगों के, जो आगे लॉयर बनना चाहते हैं या फिर जुडिशरी में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या रोड मैप रहेगा आपकी तरफ से कि अगर वो बिल्कुल मतलब एज अ बिगिनर आते हैं, LLB करके वो कैसे जॉब में या फिर LLM करके कैसे जुडिशरी में जा सकते हैं, वो कैसे जा सकते हैं, वो इस फील्ड में कैसे एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी फैमिली बैकग्राउंड? देखो, अगर आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो और आप अभी एंटर किए हो प्रोफेशन में, तो सबसे पहले तो अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देना सीखो, कि आपको अपने प्रोफेशन को कभी भी गलत नहीं बोलना है। कुछ भी वकालत में आ गया हम, ये अच्छा प्रोफेशन है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आपको बहुत कुछ देता है ये प्रोफेशन, रिस्पेक्ट देता है आपको सोसाइटी में, आपको हर जगह पे आपको रिस्पेक्ट मिलती है। जहाँ भी एक एडवोकेट जाता है वहाँ पे उसकी रिस्पेक्ट होती है। हमेशा आप देखोगे 10 लोगों में अगर आप आम जनता में बैठे हो और एक वकील उसमें होता है, तो उसकी अलग सी रिस्पेक्ट होती है। तो सबसे पहले तो अपने प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देना सीखो और मेहनत करो, लगन से काम करो। सबसे पहले काम सीखो, पैसे की तरफ मत भागो। देखो 3 साल 4 साल तो इसमें सेटल होने में लगते हैं। स्टार्टिंग में आके अगर फ्रस्ट्रेट हो गए आप, तो फिर आप निकल जाओगे, क्योंकि 80-90% जो लोग हैं वो चले जाते हैं छोड़ के प्रोफेशन को। वो सोचते हैं इसमें कुछ नहीं है, पैसा नहीं है इसमें, तो मुझे नहीं करनी प्रैक्टिस। तो अगर आप टाइम दोगे, कम से कम 3 साल अगर आपने दे दिए लगातार, और आपने काम अच्छे से मेहनत से किया, सीखा काम, तो ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है आपके साथ और बहुत पैसा देता है आपको। और मेन क्वेश्चन जो है लोगों का डाउट यही होता है कि वो जो आप कह रहे हो कि 2-3 साल प्रैक्टिस करे, केसेस सॉल्व करे, तो वो केसेस उनको मिलेंगे कैसे, कौन उनको गाइड करेगा, वो कैसे
कर सकते हैं इस चीज़ को? केसेस देखो, वो आपको अपनी गुडविल बनानी पड़ेगी, सोसाइटी में आपका फ्रेंड सर्कल होना चाहिए, आपका उठना बैठना होना चाहिए, तो केसेस आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत केसेस हैं, छुटपुट काम आना स्टार्ट हो जाता है। जब काम आना स्टार्ट हो जाता है, अगर आपसे नहीं भी हो रहा है तो आप किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हो। सीनियर आपकी पूरी, बस हर सीनियर मदद करता है। मैं अपने जूनियर्स मेरे हैं, वो केसेस लेके आते हैं, मैं कहती हूँ तुम खुद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर आप देना भी चाहते हो तो सीनियर को दे सकते हो बीच में से 30-40%, तो वो सब मदद करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, तो उसमें से उनका बनना स्टार्ट हो जाता है और केस भी आ जाता है। और जो यंग जनरेशन है, मुझे लगता है वो बहुत पैशनेट है काम करने के लिए, और वो करते भी अच्छे से काम, जब उनको कोई काम मिलता है तो। या हम भी दे सकते हैं, जैसे सीनियर्स भी, जैसे अब काफ़ी काम है, जैसे मैं नहीं करती हूँ, एक लेवल होता है एक सीनियर का भी, मुझे इसी लेवल तक का काम करना है, तो जैसे छुटपुट कोई केसेस आते हैं तो हम अपने जूनियर्स को दे देते हैं, उनको बोलते हैं तुम करो हैंडल, और वो करते हैं, अच्छे से हैंडल करते हैं। ओके। हाँ। तो ये रोड मैप रहेगा हाँ। जो हम, मतलब जो एस्पायरेंट्स हैं, जो अभी लॉ में एडमिशन ले रहे हैं या लेने वाले हैं, तो उनको मतलब अच्छे डेडिकेशन के साथ इस फील्ड में उतरना पड़ेगा। और इसमें शायद मैंने सुना है कि काफ़ी टाइम तक पढ़ते रहना भी पड़ता है। देखो, पढ़ने का काम तो है, अगर आप पढ़ते रहोगे, जजमेंट्स डेली आती हैं सुप्रीम कोर्ट की, डेली वहाँ से ऑर्डर्स निकलते हैं, अगर आप अपडेट रहोगे, आपको नॉलेज रहेगी, तो आप अच्छे फील्ड में, आप किसी कोई भी प्रोफेशन हो उसमें अपडेट तो आपको रहना ही पड़ता है। हाँ, इसमें हमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, जजमेंट्स डेली की पढ़ो आप। ओके। तो फिर उसके बाद जब आपने ये सब कर लिया, तो उसके बाद आपको मतलब अभी आप शायद उसमें क्या कहते हैं, चैम्बर वाली चीज़ जो आती है, मतलब चैम्बर आपने कब अचीव कर लिया था? चैम्बर के लिए बहुत मारा मारी रहती है यहाँ पे, गुड़गांव में। हाँ। अच्छा, तो आपने कैसे? मतलब मेरे को तो मिल गया था स्टार्टिंग में, मैंने परचेज कर लिया था। अच्छा, परचेज कर सकते हैं। हाँ। ओके। पूछना इस पे? हाँ, मुझे पता नहीं है कि मतलब इसकी फीस देनी पड़ती है या क्या करना पड़ता है? बार काउंसिल में आप कैसे, बार काउंसिल में होने के बाद ही तो आप एडवोकेट बनते हैं। हाँ, वो तो हैंड टू हैंड हो जाता है उसी टाइम, लॉ करते ही। अच्छा। चैम्बर तो होगा, खाली वो कमरा मिलना। कमरा, हाँ, तो वो मतलब कैसे मिलता है वो चैम्बर, वो कैसे आपको मिलता है? रीसेल में परचेज करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा। हाँ। वो तो परचेज जब ही होगा जब कोई सेल करेगा। उसके लिए बहुत मारा मारी है, बहुत मारा मारी है। मतलब एक एक चैम्बर जो है, सुना है मैंने, मतलब ऐसे लाइफ लग जाती है लोगों को। 60-70 लाख के बिक रहे हैं, छोटे छोटे कमरे। ओके। बट वही है, जो क्रीम है, जो बंदे डेडिकेशन से लगे हैं वो अचीव कर लेंगे, अचीव कर लेंगे, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं, उनके लिए बट उनको लगे रहना पड़ेगा। ये है। तो अब आप बेसिकली मैट्रिमोनियल एंड सिविल केसेस देखते हैं? हाँ, क्रिमिनल में 138 तक का देखती हूँ, चेक बाउंस का। ओके। चेक बाउंस के बहुत सारे केसेस किए हैं मैंने। तो अब मैट्रिमोनियल बहुत मारामारी इसमें भी चल रही है, बट आजकल क्या हो गया, इतने डिवोर्सेस हो रहे हैं, और बहुत मतलब कोई किसी को ड्रम में डाल रहा है, कोई किसी को कुकर में डाल रहा है, पता नहीं फ्रिज में डाल रहे हैं, क्या हो रहा है? सांप से कटवा रहा है, सांप से कटवा रहा है। किसने कटवाया? ये भी एक मैटर आया है, यही गुड़गांव में? मतलब गुड़गांव में नहीं, कहीं आया, सुना है मैंने, न्यूज़ में पढ़ा था मैंने। अच्छा, तो क्यों हो रहा है ऐसे? मैरिजेस फेल क्यों हो रही हैं? मतलब बंदा डर रहा है भाई, सिंगल ही रहना चाहता है। फेल तो इसीलिए हो रही है, या तो सही पार्टनर नहीं मिल पा रहा है उनको, लव मैरिजेस में भी हो रहे हैं। अगर पार्टनर मिल भी पा रहा है तो किसी में भी सहन शक्ति नहीं है, बिल्कुल भी, कोई भी एक दूसरे की सुनने को राजी नहीं है, सब इंडिपेंडेंट है, अच्छा अर्न कर रहे हैं, पैसा बढ़िया कमा रहे हैं, तो किसी को एक दूसरे की सुननी नहीं है। बहुत ज़्यादा वहाँ मेल ईगो आ जाती है, वो अपना कमा रहे हैं, वहाँ लेडीज़, आजकल लेडीज़ आपको पता है कुछ थोड़ा भी कमाएंगे तो वो बहुत बड़ी हो जाती है बातें, तो वो सारी चीज़ें होके मिलके वो पूरा सारा सिस्टम बेकार हो रहा है अभी आज के टाइम में। और आप इतने सारे केसेस डेली देख ही रहे होंगे, डिवोर्स के और भी बहुत सारी चीज़ हो गए, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सोल्यूशन यही हो सकता है, देखो अगर आपको अपना घर बसाना है, अगर आपने सोच लिया है बीसी ये पार्टनर है आपका, आपको लगता है इसके साथ आपका सही रहेगा सिस्टम, तो फिर तो आपको थोड़ा सा तो देखो, थोड़ा सा आपको भी दोनों तरफ से, मैं कहूँगी दोनों तरफ से शांति रखना तो बहुत ज़रूरी है।
अगर लड़का ही अपनी चलाएगा तो फिर लड़की भी कब तक सुनेगी। और लड़की जब चलाए अपनी, फिर लड़का क्या करे? बताओ। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिकली। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक चिल्ला तो रहा देखो हो। रिस्पेक्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए। अब आप लड़की से ही सारी उम्मीद करो। अब एक घर में है 4 लोग, अर्निंग है, शाम को काम के ऑफिस के लिए जा रहे हैं और चारों एक ही टाइम पे वापस आ रहे हैं और सारी उम्मीद लड़की से ही की जाती है। भी अब वो आई है बाहर से, उसको बोलते हैं तू करके क्या आई है? वो भी तो ऑफिस से काम करके आई है ना। उसको बोलेंगे चलो अब खाना बनाओ, अब ये घर का ये काम करना है, वो करना है। इतनी लड़कियों से ही क्यों उम्मीदें हैं? तो थोड़ा सा बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। लड़कों को भी समझना चाहिए भी वो मेरी भी वाइफ है, काम करके आई है, थोड़ा सा उसको भी चाहिए, दोनों मिलजुल के कर लो। मेन चीज़ें इसी पे ही लड़ाइयाँ होती हैं। घर के काम के लिए छोटी छोटी चीज़ों पे ऐसी लड़ाइयाँ स्टार्ट होती है। हाँ, कि मैंने तुम्हें कहा था ये तुम करोगे, मैं ये करूँगी, तुमने फिर भी नहीं करा। गैस का बिल भरना था, ये करना था। यही होता है। वाईफाई का बिल नहीं भरा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भरी। तो इन्हीं चीज़ों पे फिर लड़ाइयाँ स्टार्ट होती है। वो छोटी छोटी लड़ाइयाँ फिर बड़ा रूप ले लेती हैं, वो फिर कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। फिर मैं नहीं रह सकती इसके साथ। क्योंकि वंस अगर एक बार आप कोर्ट पहुंच गए फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है दोबारा से चीज़ें सेटल होना। बहुत मुश्किल है। हाँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं चीज़ें, तो बाद में नहीं हो पाती हैं। इसलिए थोड़ा सा संयम रख के पहले ही अपनी इतनी चीज़ें मत बढ़ाओ ताकि कोर्ट तक आप अगर आपके पास कोई आया, कपल आया, उन्होंने डिवोर्स के लिए आपको बोला, तो आप ट्राई करती हो कि सोल्व हो जाए, उनका डिवोर्स तक ना पहुंचे बात? ट्राई करती हूँ मैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पे रेमेडी है हमारे कोर्ट में, प्री लिटिगेशन की आपकी मीडिएशन होती है। हमारे यहाँ पे मीडिएशन सेंटर बना हुआ है। तो मीडिएशन सेंटर में अभी मेरे पास एक केस आया था, मैटर आया था, जिसमें वाइफ नहीं चाहती थी डाइवोर्स हो, हस्बैंड नहीं चाहता था डाइवोर्स हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से इतने ज़्यादा परेशान थे ना, कुछ भी मतलब एक दूसरे को देखने तक के लिए राजी नहीं थे। तो मैंने कहा ऐसी बातें हो क्या कि जब तुम डाइवोर्स नहीं लेना चाहते, दोनों अच्छे अर्निंग हो, अच्छे रह रहे हो अच्छे से। तो फिर मैंने उनको यही सजेस्ट किया, मैं क्या तुम्हारी पहले मैं प्री मीडिएशन करवाती हूँ। प्री लिटिगेशन मीडिएशन होती है, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ऑफिस बना हुआ है DLSA का। तो क्या होता है DLSA? एक मतलब ऑफिस बनाया हुआ है जिसमें जैसे आप वकील मतलब नहीं कर सकते हो, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो एडवोकेट, तो वहाँ से आपको सरकारी वकील मिल जाता है। तो वो सरकार उनको फीस वगैरह देती है सब कुछ, तो उनकी आपकी तरफ से वो केस लड़ते हैं DLSA के एडवोकेट। तो वहाँ पे प्री लिटिगेशन का भी एक ऑप्शन है। उसमें आप एक एप्लीकेशन दो जज के पास, अभी इस तरह से हम लोग एक काउंसलिंग करवाना चाहते हैं अपनी, तो वहाँ जाके आप प्री काउंसलिंग करवा सकते हो लिटिगेशन से पहले। वहाँ पे जो एडवोकेट आपके बीच में बैठेगा वो सारा कुछ समझाएगा, भी केस होगा कल को तो उसके क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, एक एडवोकेट करना पड़ेगा आपको, इतना आपको खर्चा लगेगा आपका, वो सारी चीज़ें समझा देता है। तो उससे उनका जो है और फिर उनका वो भी करवा देता है, उसने मीडिएशन करवा के उनका पूरा सेटल करवा देता है। तो ये प्री मीडिएशन करवाई थी, तो अच्छी अभी उनका घर अच्छा। डिवोर्स के शायद केसेस लंबे भी चलते हैं काफ़ी, है ना? तारीख पे तारीख लंबे मतलब लाइफ रून हो जाती है शायद, मेरे को लगता है कहीं ना लंबे कहीं। चलते हैं। देखो वकील का भी खर्चा जो है कहाँ से निकलता है, क्लाइंट से निकलता है। कई एडवोकेट्स ऐसे हैं जो मतलब केसेस को ख़त्म भी नहीं होने देना चाहते, इस तरह से भी लंबे केसेस चलते हैं। और कई बार जज छुट्टी पे चला जाता है तो 6 महीने की डेट लग जाती है। तो बहुत सारी चीज़ होती है। कई बार कोई कोर्ट में हड़ताल होगी, कोई वर्क सस्पेंड हो गया, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस तरह से लंबी लंबी डेटें लग जाती हैं। तो इसी तरह से 2-3 साल तो वैसे निकल जाते हैं। तो इसीलिए हो जाता है, कई बार लंबे केसेस चल जाते हैं। तो अब आपके हिसाब से जो आजकल काफ़ी लोगों को राइट्स भी नहीं पता होते हैं, तो क्या क्या राइट्स पता होने चाहिए मेल को भी और फीमेल को भी ड्यूरिंग मतलब बिफोर मैरिज, मतलब जो भी चीज़ें होती है वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, राइट्स क्या क्या होते हैं? मेल के राइट्स हैं कुछ? मेल का देखो कोई राइट नहीं है। जो जितने भी हमारा लॉ बना हुआ है वो 95% लेडीज़ के फेवर में है। मेल कोई राइट नहीं है? नहीं है। क्यों? अगर आपका हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो जाता है,
आप कोर्ट में पहुंच जाते हो। हाँ। तो सबसे पहले हम लोग जो एडवाइस करते हैं अपने क्लाइंट को, अगर लड़का मेरा क्लाइंट है, मैं उसको बोलूँगी आप एप्लीकेशन, आप सेक्शन 9 के अंदर केस डालो और अपनी वाइफ को अपने घर लेके आओ। आप एक ही उसके पास है कि वो अपनी वाइफ को घर लेके आए। ये राइट है। हाँ, ये राइट है उसके पास बस। और फीमेल के पास क्या क्या राइट है? फीमेल के पास बहुत सारे हैं। उसमें 125 के अंदर वो अपना मेंटेनेंस ले सकती है, वो डोमेस्टिक वायलेंस में अपने घर अपने ससुराल में जाके रहने का राइट ले सकती है। 498 का उसके पास है डाउरी का। तो बहुत सारे उसके पास राइट्स हैं लेडीज़ के पास। मेंस के क्यों नहीं बन रहे? मैन के क्यों नहीं बन रहे? अब मैन का बनेंगे, अब जिस तरह से हिसाब से केसेस आ रहे हैं उस हिसाब से लॉ कुछ चेंज होगा उसमें। अभी तो नहीं है ना? अभी नहीं है। ओके, ये तो बहुत ही दुख की बात है। डाइवोर्स में अगर बहुत ज़्यादा परेशान हो अपनी वाइफ से तो डाइवोर्स का केस डाल सकते हो, वो इसी तो में डाल जा ही सकते हो। हाँ फिर बस वो तो वही है। ये तो बहुत कहाँ जाए? सेपरेशन का डालना है तो सेपरेशन का डाल सकते हो आप। अरे भाई मैं तो सोच ही रहा हूँ अभी मर्द बेचारे कहाँ जाएं। काफ़ी तो फेक केसेस भी हैं, काफ़ी जेन्युइन भी हैं, कई पता नहीं लगता आधे से ज़्यादा तो कितने फेक है कितने वो हैं। इतने रहस्यमय केस निकलते हैं और फिर उसके बाद पता लगता अच्छा इसने करा था। मान लो कोई मतलब कोई क्या नाम बोलते हैं, अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, कुछ भी है। अब नॉर्मल एक बंदा शादी करता है, उसके बाद क्या होता है कि भाई वो तो कुछ गिफ्ट तो देंगे ही डॉटर को अपनी, ठीक है, तो गिफ्ट दे दिए। उसके बाद उसने शादी कर ली, उसके बाद फिर डिवोर्स करके 50% एलिमनी ले ली। तो ये क्या है? ये कौन सी बेसिक सेंस है? और मान लो किसी ने ना लिया हो दहेज, उसके बाद भी केसेस सुनने को मिलते हैं कि भाई तब भी मेंटेनेंस देना पड़ता है, और वो अच्छा भला कमा रही है, 1 लाख कमा रही है, 2 लाख कमा रही है, जो भी है। वो अर्निंग है तो नहीं देना पड़ेगा। अगर बच्चा है तो आपको देना पड़ेगा बच्चे का मेंटेनेंस। अच्छा, तो अर्निंग तो है ही वो? अर्निंग वो है तो नहीं देना पड़ेगा। अच्छा, जजमेंट है इसमें तो। ओके। देखो आजकल क्या होता है कि अभी काफ़ी मेरे दोस्तों में भी शादी हुई है, तो उन्होंने करी है बिल्कुल मतलब मिनिमम कुछ भी दहेज नहीं लिया, 1 रुपये, 11 रुपये, 101 रुपये में शादी कर ली। बट जो इन केसेस में भी एलिमनी देनी पड़ती है लड़कों को, और उसके बाद भी मतलब काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। और लड़कियां कुछ मतलब पेरेंट्स भी जो हैं लड़कियों के उस साइड से भी वो देते हैं अपनी तरफ से, जो भी वो गिफ्ट्स अपनी डॉटर को देते हैं। बट वो शायद इसलिए देते हैं, मुझे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि उनको ससुराल में अपने बात सुनने को ना मिले कि ये आई, ये कुछ नहीं लेके आई। ऐसा भी होता है। हाँ, सामाजिक जो लोग होंगे वो तो फिर अपनी बेटी को देते ही हैं। लेकिन अगर आप नहीं ले रहे हो, आप चाहते हो भी मैं 1 रुपए में शादी करूं, जैसे कई करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो करते हैं, तो आप एक एफिडेविट लड़की वालों से और एक एफिडेविट आप लड़के के वालों से, दोनों तरफ से पेरेंट्स के एफिडेविट लगेंगे, और आप न्यूज़पेपर में निकलवा दो भी हमने बिल्कुल डाउरी नहीं ली है इसमें, और हम जो है बिल्कुल 1 रुपए की शादी कर रहे हैं। तो ये आप न्यूज़पेपर में निकलवा के आप अपना सेफ साइड से आप चल सकते हो। ओके। हाँ। तो इन केस अगर उनकी मैरिज आगे जाके सक्सेसफुल नहीं हो पाती है तो उनको वो नहीं करना पड़ेगा, एलिमनी नहीं वो देनी आपकी पड़ेगी। जो बहुत हेल्प करेगा, जो न्यूज़पेपर में आपने निकलवाया होगा ना, वो आपको डाउरी के केस से तो एटलीस्ट बचा सकता है, 498 के केस से। ओके। तो ये तो मेरे को लग रहा है काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। हाँ, ये नहीं पता होगा, तो ये करना चाहिए। अगर आप नहीं ले रहे हो डाउरी, तो अगर ले रहे हो फिर नहीं आप न्यूज़पेपर में निकलवा सकते। अगर आप ठीक है जेन्युइनली नहीं ले रहे हो फिर आपको निकलवाना चाहिए। और वो ज़बरदस्ती देते हैं तो वो फिर हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ क्या चलती है, एविडेंस चलती है ना। अगर आप प्रूफ अपना लेके रखोगे तो आपको आगे बेनिफिशियरी रहेगा वो। आप उन वुमेन को क्या कहना चाहोगे जो एक मतलब फेल्ड मैरिज में सरवाइव कर रही हैं पीयर प्रेशर की वजह से, और उसके बाद जो लीगल एक्शंस होंगे उनसे डर रही हैं? उनके लिए वो क्या राइट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं? मुझे तो यही लगता है, हमें एक तो प्रेशर बिल्कुल भी झेलना नहीं चाहिए। अगर आपको सोसाइटी का डर है या बच्चों की वजह से काफ़ी लेडीज़ हैं जो रुक जाती हैं, लेकिन हमें अपने जो हमारे राइट्स हैं और किसी भी मतलब क्रुएलिटी को हमें सहना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। तो मैं तो इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। और अगर आपके साथ गलत हुआ है, आपके हस्बैंड ने या किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, तो आपको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और कोर्ट का जो है दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। और वो क्या कर सकते हैं, मतलब पहला स्टेप क्या ले सकते हैं?
इस चीज़ के लिए? और सबसे पहले आप एफआईआर करवाइए, अगर आपके साथ गलत हुआ है 498 की एफआईआर करवाइए, आप कंप्लेंट दीजिए थाने में, उसके बाद फिर आगे जो है लिटिगेशन स्टार्ट कीजिए आप। तो हमें बिल्कुल भी क्रुएलिटी को सहना नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ होगी अगर आप सहते हो तो। ये तो है। ना करनी चाहिए क्रुएलिटी और ना सहनी चाहिए, और करनी भी नहीं चाहिए अपने घर में, हस्बैंड के साथ भी नहीं करना चाहिए गलत। और जो मतलब लेडीज़ कुछ मतलब जो मेंस के साथ गलत हो रहा है और जो राइट्स का मिसयूज़ हो रहा है जो लेडीज़ कर रही हैं, कई जगह सुनने को मिलता है कि मतलब जो लेडीज़ हैं वो अपने राइट्स का मिसयूज़ करती हैं अपने हस्बैंड्स पर, तो उसमें केसेस में क्या करना चाहिए मैन को? देखो, अगर लड़की कुछ भी गलत स्टेटमेंट देती है कोर्ट में या गलत एफिडेविट देती है, कोई भी झूठा एफिडेविट देती है, उसके लिए लॉ है पूरा, तो उसके ऊपर इमीडिएटली कार्रवाई होती है, उसके लिए सज़ा भी है। और काफ़ी जजेस हैं जिनको पता चल जाता है भी इस लेडी ने जो है झूठ बोला है और गलत स्टेटमेंट दी है कोर्ट में, उसके लिए अलग से एफआईआर होती है उस लेडी के ऊपर, और अलग से उनके ऊपर पूरी कार्रवाई चलती है और पूरा एफआईआर होकर केस चलता है उनके ऊपर। कई बार होता है ना कि मतलब जनरली क्या होता है, अगर किसी लड़की ने कुछ भी फॉल्स केस डाल दिया तो जजमेंट तो बाद में आएगा, लड़के पहला बदनाम हो जाता है, उसके बाद उसको पता नहीं आधी तो पब्लिक ही वो कर देती है उसको, तो उसमें मतलब मैन का रिजल्ट तो बाद में ही निकलता है कि इसने कुछ नहीं किया था, बट उसके बाद भी स्टिल केस चलता रहता है और वो उस राइट के मिसयूज़ की वजह से उसकी लाइफ पूरी रूइन हो जाती है। हाँ, अगर आपके ऊपर कोई भी एलिगेशन लग गए या आपके ऊपर कोई भी इस तरह का केस लग जाता है, आपकी लाइफ पूरी खराब है वो। हाँ, वो गलत हो। हाँ, उसमें तो कोई राइट ही काम नहीं आता, उसमें तो मतलब लड़का जेल में है, उसके बाद 40 साल के बाद रिजल्ट मिल रहा है कि भाई ये तो निर्दोष था। उसमें ये देखा जाता है अगर लड़की ने बाद में अगर वो सेटल कर लेती है लड़के के साथ, कुछ होते हैं केसेस जिनमें कर लेती हैं लड़कियां बाद में, पहले तो एलिगेशन लगा देती हैं, उसके बाद फिर सेटल कर लेती हैं कुछ भी लेन देन करके या कुछ भी करके, तो उसके बाद इमीडिएटली जज उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं और उनको सज़ा भी हुई है, काफ़ी केसेस में सज़ा हुई है लड़कियों को। ओके। ये पहले आपने एफआईआर करा दी, किसी का नाम खराब कर दिया पूरा, और उसके बाद सेटल कर लिया आपने। ये देर नहीं है। हाँ, तो पहले ये बताओ कितने टाइप के लॉयर्स होते हैं? लॉयर्स तो देखो एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन वो चूज करते हैं, फील्ड मतलब अलग अलग हो जाती है ना, फील्ड चूज करते हैं, सिविल, क्रिमिनल, उनको किस फील्ड में जाना है। तो इसमें क्या फ़र्क है इनमें, सिविल एंड इसमें क्रिमिनल लॉयर्स में? एक्चुअली हमारे यहाँ पे ये होता है, सिविल के जो केसेस होते हैं, सिविल केस में कभी भी किसी को मतलब जेल नहीं होगी। अच्छा। और क्रिमिनल केस में हमेशा जो है वो जेल होती है। सिविल में क्यों नहीं होगी जेल? सिविल में हमेशा आते हैं मामले, जैसे कोई प्रॉपर्टी का मैटर आ गया, आपका कोई मैट्रिमोनियल का मैटर आ गया, जैसे डिवोर्स का आ गया, इसमें भी कोई जेल नहीं होती है। और आपका कोई भी आपने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी दी है तो आपका वो मामला आ गया, उससे झगड़ा आ गया कोई किराएदार से, उसने कब्जा कर रखा है आपके मकान पे, या आपके किसी लैंड पे किसी ने कोई कब्जा कर रखा है, तो इससे रिलेटेड जो मामले होते हैं वो सिविल उसमें आते हैं। कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है आपने, वो एग्रीमेंट्स वगैरह जैसे आगे कोई, ये सारी चीज़ें ये सिविल में आती हैं, तो इसमें कभी भी सज़ा नहीं होती है। और क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उसमें हमेशा सज़ा का प्रावधान होता है, सज़ा होती है उसमें। तो अभी जो ये रिसेंट में केसेस हुए हैं, ये जो या फिर जो भी ड्रम वाले हुए हैं, इसमें क्या मतलब आपको लगता है कि ये एक तो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, करप्शन है, तो जो जस्टिस है वो इतना हमारे इंडिया में जो है वो इतना लेट क्यों मिलता है? अभी तो देखो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स काफ़ी सारी बन गई है हमारे यहाँ पे, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बन गए जिसमें बहुत जल्दी डिसीजन होता है, लेकिन लिटिगेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है ना, तो कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाएंगे, कितने मैटर्स को इतनी जल्दी ख़त्म करेंगे। तो लेकिन फिर भी कोशिश बहुत, अभी जो ये जो बहुत ज़्यादा संगीन मामले हैं ना, उनके जो फैसले हैं वो बहुत फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहे हैं और जल्दी फैसले हो रहे हैं इनके। मैंने भी एक मैटर ऐसा देखा था जिसमें एनडीपीएस का मैटर था। अच्छा। उसमें मतलब नीचे से चला केस, स्टार्ट हुआ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, स्टार्ट होता है जैसे केस, वहाँ से चला
उसके बाद उनको ये नीचे सज़ा होगी, उसके बाद उनको हाई कोर्ट में सज़ा होगी, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट में भी सज़ा होगी। लास्ट जो सज़ा हुई वो 14 साल की हुई उनको, और जिसमें से वो 12.5 साल की सज़ा ऑलरेडी काट चुके थे केस लड़ते लड़ते। तो जज ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1-1.5 साल ही तो बचा हुआ है भाई, ये भी काट लो, काट के बस तुम्हारा फिर ख़त्म है टाइम वैसे भी। अब बताओ। तो ऐसे मैटर होते हैं जो स्टार्टिंग से ही सजा हो जाती है, तो नीचे चलते 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 सुप्रीम कोर्ट तक फिर वो जितना हो सके हाँ, कॉशियस जितना रहो, बच के रहो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, मतलब गलत काम मत करो ना आप, अपने अच्छे इंसान बन के अच्छे रहो, इंसान बन के रहो, सत्संग सुनो, गलत मत करो, हाँ लड़ाई झगड़े मत करो, दंगे फसाद मत करो, अच्छे इंसान बन के रहो, दूसरा गाल आगे कर दो, ताकि आपके ऊपर FIR हो ही ना। चेक बाउंस हो जाते हैं और उस पे भी फिर केस वगैरह हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए क्या कर सकता है एक इंसान? चेक बाउंस का सबसे पहले तो आप देखो, चेक आप कभी पैसों का लेन देन कर रहे हो आप, तो कभी भी अपना एक तो चेक मत दो। अगर आपने चेक देना मतलब बहुत आपकी मजबूरी है, अभी आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आपको चाहिए पैसे और आप चेक आपको देना पड़ रहा है, तो सबसे पहले तो आप रिटर्न में ज़रूर लिखवाओ उनसे, रिटर्न में ज़रूर एक रिसिप्ट लो या एग्रीमेंट एक करो उनके साथ, और उस चेक पे जो नंबर होता है वो हमेशा उसके ऊपर मेंशन करो एग्रीमेंट में कि मैंने ये चेक इनसे इतने पैसे लिए थे और इतने पैसे मैंने इनको रिटर्न करने हैं इतने टाइम में, इसके लिए मैं इनको ये चेक और ये नंबर दे रहा हूँ, ये डेट डाल के दे रहा हूँ। तो ये ज़रूर करो, ऐसे कभी भी ब्लैंक चेक अपना मत दो, और उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है ब्लैंक चेक का। वो हो ही रहा है, हाँ, तभी हो केसेस रहा आ है। रहे हैं। तो दे देते हैं ना लोग, जिनको पैसे की नीड होती है वो दे देते हैं, पकड़ा देते हैं अपना चेक, लो ब्लैंक चेक और पैसे दे दो बस हमें। ये कभी नहीं करना चाहिए, हमेशा रिटर्न में एक एग्रीमेंट करके उसमें प्रॉपर मेंशन करके तब आपको चेक देना चाहिए। ओके। और अगर आपका चेक अगर कहीं अगर आपने चेक दे दिया और आपने पैसे भी दे दिए, रिटर्न कर दिए, तो इमीडिएटली आप एक FIR करवाओ आपके कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके भी मेरा ये मिस चेक था, चेक नंबर था और ये मेरा चेक जो मिसप्लेस हो गया, तो इसकी आप FIR एक काट के दीजिए। तो इन्फॉर्म करना बहुत ज़रूरी है पुलिस स्टेशन में, ताकि आपके पास एक प्रूफ रहे भी आपने ये चेक मतलब आपका मिसप्लेस हो गया, कहीं मिल नहीं रहा है आपका। तो चेक अगर आपने वंस एक बार चेक किसी को दे दिया तो आपकी लाइबिलिटी बनती है, अगर उसने वो भर के लगा दिया तो आपको वो पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे या 2 साल की आपको सजा होगी। क्रिमिनल केस में आता है ये। ओके। हाँ, तो इसमें बेसिकली टाइम एक्सटेंशन मिल जाता है, जैसे जो मिडिल क्लास हैं या लोअर जो BPL वाले लोग हैं उनको टाइम एक्सटेंशन मिल जाता है अगर वो उनकी उस टाइम कंडीशन सही नहीं है, मतलब बिलिंगली वो देना चाहते हैं, या फाइनेंशियल किसी जो प्राइवेट उससे हाँ, बता रहे हो प्राइवेट आप? उससे। हाँ, अगर कोई जो इंसान है वो इस ऐसे केसेस में फंस जाता है, उसके पास एट द टाइम अभी पैसे नहीं है बट वो देना चाहता है बट अभी उसके पास नहीं है, तो उसमें वो कोर्ट में जाके एक्सटेंशन अपील कर सकता है। हाँ, अगर वो प्राइवेट किसी मैंने ऐसा अभी रिसेंटली केस किया है जिसमें कोविड टाइम में मेरे क्लाइंट ने पैसे लिए थे, 20 लाख के करीब लिया था, लोन लिया था उसने कोविड टाइम में, उसको ज़रूरत थी, उसने एक रेस्टोरेंट खोला था, जैसे ही कोविड आया उसका रेस्टोरेंट बंद हो गया, पैसे उसके पास नहीं थे। तो अभी बैंक ऐसी कोई प्राइवेट वो थे, फाइनेंस कोई कंपनी थी, उन्होंने उसके ऊपर 22 लाख का डाल दिया, जिसमें से वो 19 लाख रुपए रिटर्न कर चुका है। 19 लाख रिटर्न करने के बाद उन्होंने 22 लाख रुपए विद इंटरेस्ट लगा के बोला मेरे 22 लाख बनते हैं भाई, मेरे पैसे दे। और जो उसने चेक्स दे रखे थे उसका भी सारा मिसयूज़ करके पूरे ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे उसके चेक्स लगा दिए। तो मैंने जज साहब को जाके यही सारी चीज़ें बताई, पूरी चीज़ें मैंने पूरा चार्ट बनाया, सारी चीज़ें निकाल ली, उसकी पूरी स्टेटमेंट्स निकाल ली, जो पेमेंट उसकी गई थी उसके अकाउंट में, फाइनेंस जो कंपनी थी, सारा जज साहब को दिखाया। मतलब जज साहब ने जो उनकी हालत करी ना दूसरी वो कंपनी की, इमीडिएटली बुलाया दिल्ली से, उनके जो हेड ऑफिस से था, कहते आपने कर कैसे दिया, 19 लाख पेमेंट कर चुका है वो और उसके बाद आप 22 लाख और मांग रहे हो, मतलब चाहते क्या हो आप? कह रहे इन्होंने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा 1 लाख ही तो बचा हुआ है, 1 लाख हम दे देंगे, हमें टाइम थोड़ा सा दे दो, हम इंस्टॉलमेंट्स में दे देते हैं पैसे। उसमें से भी 20,000 मैं दिलवा चुकी थी उस दिन, 80,000 ही बचे थे, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट लगा के उसका 22 लाख बना दिया था। वही तो बिजनेस बना रखा है। हाँ, बिजनेस बना रखा है।
और लोगों को राइट्स नहीं पता, तो वो बेचारे पिस जाते हैं इसी तो से। जजेस सुनते हैं आप, अगर टाइम मांगते हो ना, मिल जाता है आपको टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं, टाइम मिल जाता है, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से रखो तो सही ना जज के सामने केस अपना। उनको समझाना तो पड़ेगा ना भी आपके साथ प्रॉब्लम एक्चुअली चाहे हुई वो क्या है। कुछ भी हो, अगर मान लो कोई भी फैमिली है, वो कोई एजुकेशन लोन लेती है अपने बच्चों के लिए, तो हर चीज़ का वो मतलब कोर्ट में सॉल्यूशन है, हर चीज का सोल्यूशन। बेशक प्राइवेट जो बैंक है या किसी ने भी टाइम लिमिट दे रखी है, जो भी इंटरेस्ट रेट है, टाइम है, फ्रेम सब सेट कर रखा है, उस पे भी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर सकती है अगर हम जाके इस पे अपील करते हैं। विलिंगली बंदा देना चाहता है बट अभी नहीं दे सकता, दे सकता है तो टाइम एक्सटेंशन मिल जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि मतलब वो गलत राह पर जाएं या फिर अपने जीवन को खत्म कर लें। वो नहीं करना चाहिए। ये तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा सबके लिए, क्योंकि ये वाली जानकारी किसी को नहीं होती। उनको ये लगता है कि इस बैंक से हमने लोन ले लिया, हमने देना है, नहीं दे भर पा रहे, खत्म हो गया, हमारी लाइफ खत्म हो गई, खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, आपको पूरा कोर्ट सपोर्ट करती है। कोर्ट में जब आप जाते हो तो आपको टाइम मिल जाता है, आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं, बैठ के जज साहब खुद सेटल करवाते हैं। भी आप मीडिएटर लगाते हैं बीच में, बैठो, बैठ के बातचीत करो, आपका कितना पैसा निकलता है उस हिसाब से सारी बातचीत करो, फिर जो एक अमाउंट बाद में एंड में जो सेटल होती है उसकी भी इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं। काफ़ी सारे सोल्यूशंस होते हैं कोर्ट में, और वो मतलब लोग समझते नहीं है और उसको अपने जीवन को खत्म कर लेते हैं। हाँ। जीरो FIR क्या होती है? ज़ीरो FIR ये होती है, जैसे अगर कोई आपकी कुछ आपके साथ घटना हुई है और आप कहीं बाहर हो, घटना आपकी यहाँ हुई है, गुड़गांव में हुई है, और लेकिन आप कहीं बाहर हो, तो अगर आप उस थाने में जाके, जहाँ भी आप कहीं बाहर हो, वहाँ इमीडिएटली साथ वाले थाने में जाते हो और जाके अपनी प्रॉब्लम बताते हो कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इमीडिएटली वो जो भी कंसर्न थाना साथ में ही होगा ना, आप जहाँ पे होगे आप, तो उसको एक ज़ीरो FIR काटनी पड़ेगी। ये अभी नया रूल अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें वो ज़ीरो FIR काट के फिर जो मेन थाना होगा जहाँ जुरिडिक्शन होगी वो वहाँ पे ज़ीरो FIR को भेज देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इससे क्लाइंट का काफ़ी टाइम बच जाता है। और कई बार ये पहले जाते थे थाने में, जज वो कहता था पुलिस हमारे एरिया में नहीं आता, हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, जाओ यहाँ से, जो आपको जुरिडिक्शन पड़ती है वहाँ जाओ। तो अब इमीडिएटली उनको वो कंप्लेंट जैसी आप देते हो तो उनको ज़ीरो FIR काटनी पड़ती है। कहीं पे भी फाइल करवा दो और उसके बाद आपके वहाँ पे चली जाएगी। हाँ, मेन आपके उसमें चली जाएगी। हाँ, ओके, ये भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। तो ये अभी नई स्टार्ट हुआ है, तो ये काफ़ी लोगों के लिए इसका बेनिफिट बहुत सही है। ये लोगों को मतलब कम परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये तो पहले भगा देते थे, जाओ यहाँ से। लाइफ चेंजिंग केस कौन सा था आपका? लाइफ चेंजिंग केस मेरे पास, जब मैं गुड़गांव आई थी तो मेरे पास एक केस आया था, उसमें काफ़ी अच्छी मोटी फीस आई थी मेरे पास, बहुत बढ़िया। कितनी मोटी? वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती अभी। कितने आईफोन आ जाएंगे? इतना था ये जो मैंने घर लिया था। हाँ। मतलब मैंने नहीं, हमने घर लिया था, मेरे हस्बैंड ने और मैंने, तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन मैंने भी दिया था इस घर में। अच्छा। हाँ, तो वो मेरा केस आया इसलिए था। हाँ, ताकि आप कंट्रीब्यूशन दे सको। हाँ, मेरा मतलब ड्रीम एक हाउस था भी, मेरा अच्छा घर हो, बढ़िया। हाँ। तो उस केस ने जो है मेरी बहुत हेल्प करी थी इस घर को लेने में। ओके। अब काफ़ी सारे केसेस में क्या होता है कि एक आम इंसान है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, वो लिखवाने जाता है अपने थाने में, FIR लिखवाने जाता है। हाँ। बट काफ़ी बार तक तो पुलिस वाले जो होते हैं उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता और वो FIR लिखने से मना कर देते हैं और भगा देते हैं, और FIR दर्ज नहीं होगी, न्याय नहीं मिलेगा। तो उन केसेस में एक आम इंसान क्या कर सकता है? आप जाओगे ना पुलिस स्टेशन में, तो पुलिस की ड्यूटी बनती है आपकी कंप्लेंट लिखना। अगर वो लिखने से मना कर देते हैं तो आप खुद लिख के लेके जाओ, कंप्लेंट रेडी करके लेके जाओ, जो भी आपके साथ प्रॉब्लम जो भी हुई है, और उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी हमेशा लेके जाओ। ठीक है, दो लेके जाओ, एक कंप्लेंट होगी, एक उसकी कॉपी होगी, और वहाँ जाके उसकी सबसे पहले उनको बोलो आप इसकी रिसीविंग दे दो। वो रिसीविंग देने से मना नहीं करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे, वो उनका आपको देंगे ही देंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये रिसीविंग ज़रूर लेनी है। जो फोटोकॉपी होगी, फोटोकॉपी के ऊपर अपनी मोहर लगा के वो आपको दे देंगे। रिसीविंग आपको ज़रूर लेनी है। तो ये आपका एक प्रूफ हो जाएगा भी आपने इनको कंप्लेंट इस थाने में दी थी। और उनको अगर आपने जब प्रूफ दे देते हो, आप ले लेते हो उनसे प्रूफ, तो उनको उस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेना ही पड़ेगा, आपकी FIR काटनी ही पड़ेगी। फिर भी अगर वो FIR नहीं काटते हैं, फिर भी करते हैं अभी नहीं, हम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप कोर्ट में
जा सकते हो। वो जो आपने स्टैम्प लगवाई थी ना उनसे, वो जज साहब के सामने एक केस आप लगा के, वो कंप्लेंट सारी दिखा के 156 दिन में आप जज के आगे करवा के, फिर जज साहब उनसे रिपोर्ट मंगवाते हैं, ATR रिपोर्ट कहते हैं उनको। तो वो जज साहब उनसे जवाब मांगते हैं, भाई आपने ऐसे ऐसे इन्होंने कंप्लेंट लगाई थी, आपने इस पे क्या एक्शन लिया। तो वो अपनी रिपोर्ट देंगे, भी इस पे केस नहीं बनता था इसलिए हमने कुछ नहीं किया। तो उसके बाद जज के आगे आप आर्गूमेंट रखोगे, अपना सारा केस रखोगे, सारा कुछ उनको बताओगे जज साहब को, फिर जज साहब उनमें FIR करते हैं केसेस में। और अगर कोई पुलिस वाला आपको परेशान करता है, वो आपकी बहुत ज़्यादा आपको तंग कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, नहीं कुछ भी आपकी साथ नहीं दे रहा, आपको प्रॉब्लम नहीं सुन रहा है, तो आप कमिश्नर, सबसे हायर जो पुलिस अथॉरिटी के जो सबसे हेड है, आप कमिश्नर के पास जाके उस पुलिस वाले की पर्टिकुलर उसकी जाके आप बाय नेम उसकी वहाँ कंप्लेंट आप दायर कर सकते हो। तो इमीडिएटली एक्शन कमिश्नर उसके खिलाफ लेता है, उस पुलिस वाले के। हाँ, अगर हम मतलब कोई इंसान अगर अपनी प्रॉपर्टी वगैरह जो है रेंट पे देना चाहता है, तो उससे पहले उसको क्या क्या प्रिकॉशंस, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने पड़ते हैं, इसके बारे में सबसे बताइए। पहले अगर आप घर रेंट पे दे रहे हो तो सबसे पहले तो आपको रेंट एग्रीमेंट जरूर बनाना चाहिए किराएदार के साथ। उसके ID प्रूफ लो, आप उसका आधार कार्ड लो, जो भी प्रूफ्स है उसके सारे प्रूफ लेके आप सबसे पहले तो रेंट एग्रीमेंट करो और उसको रजिस्टर्ड करवाओ रेंट एग्रीमेंट को। ओके, ठीक है, प्रॉपर रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसके ऊपर 2 विटनेस होने चाहिए। और उसके बाद फिर आप उस किराएदार की पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाओ। उस जो भी आपके प्रॉपर्टी के साथ में जो भी थाना लगता होगा, वहाँ जाके उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई भी कल को क्राइम होता है या कुछ भी होता है तो उसके लिए हमेशा मकान मालिक रिस्पॉन्सिबल होगा। कुछ भी हाँ, तो उससे बचने के लिए आपको ये एक तो रेंट एग्रीमेंट और एक पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ज़रूरी है कि मतलब पता लग जाए कि उसके ऊपर कोई केसेस ना चल रहा है, टेनेंट अगर जो रहने आ रहा है। हाँ, क्योंकि जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है वो जहाँ का वो पहले का होगा जो आपको देगा, उस अगर वो UP का होगा, कहीं का भी होगा, क्योंकि अलग अलग लोग आके यहाँ गुड़गांव में बसे हुए हैं, तो वहाँ से उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बैकग्राउंड चेक होगा। ठीक है, हाँ, तो ये तो एक बेसिक चीज़ है, ये वाली चीज़ें करनी चाहिए बिफोर रेंटिंग योर प्रॉपर्टी। सबसे पहले आप जो लोगों के जो एस्पायरेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, कि वो मैसेज बताओ आप क्या देना चाहोगे उनको जो लॉयर बनना चाहते हैं, जुडिशरी में जाना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहूँगी, सबसे पहले तो हार्ड वर्क करो लाइफ में, कभी भी हार्ड वर्क से पीछे मत हटो। ठीक है, काम करो, मेहनत करो, जितना हो सके काम सीखो, बस इसी पे ही फोकस करो। और अगर जुडिशरी में जाना चाहते हो तो उसके लिए भी अभी 3 साल की आपको प्रैक्टिस कंपलसरी कर दी है, तो 3 साल की पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जुडिशरी में जाके अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसके लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और एक चीज़ जो मेरे को लगती है, मतलब प्रैक्टिस हो या फिर वो किसी भी फील्ड में हो, वो ये है कि जब आप किसी भी चीज़ को, पैशन को स्टार्ट कर रहे हो, तो जो स्टार्टिंग के 1-2 साल हैं, 2.5 साल 3 साल हैं, उसमें सिर्फ जो भी अपॉर्चुनिटी उनको मिल रही है वो ग्रैब करें। उसमें ये ना सोचें कि मैं करूं ना करूं, चूज करेंगे तो वो चूज ही में फिर वो बात नहीं बन कोई पाएगी। भी छोटा बड़ा काम नहीं होता, वो ये ना देखें, बस पैशनेट लगे रहें। अगर आपको एक एफिडेविट बनाने के लिए भी मिला है तो आपको बनाना चाहिए। एटलीस्ट आपको पता चलेगा एफिडेविट कैसे बनता है, कि क्या मेरे को आधार कार्ड बनाने के लिए दे दिया। तो आपको बट वो आना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भी काम होता है कोर्ट से रिलेटेड, वो आपसे तो एडवोकेट से तो रिलेटेड है ही ना। तो आप ये मत सोचो भी ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है, कुछ भी काम आता है आप करो। जो भी आपको काम मिल रहा है उसको पूरे दिल से, लगन से काम करो। बिल्कुल, ये वन ओनली की है किसी भी चीज़ के सक्सेस के लिए। बेसिकली ये है कि काफ़ी जो गर्ल्स हैं, लेडीज़ हैं, वो काफ़ी टाइम तक तो अपने राइट्स ही नहीं जान पाते हैं, तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगी टू ऑल द गर्ल्स? जैसे पहले के टाइम से और आज का टाइम अगर हम देखते हैं तो काफ़ी फ़र्क है। अभी तो काफ़ी जो अभी लड़कियां पढ़ लिख के मल्टीनेशनल कंपनी में चली गई है, जॉब में चली गई है, तो उनको काफ़ी जानकारी है। आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत कुछ है, आप अगर लॉ से रिलेटेड कुछ भी आप जानकारी चाहते हो तो आपको मिल जाएगी, बेसिक जानकारी तो आपको एटलीस्ट मिल ही जाएगी। तो अभी जो लड़कियां हैं उनको काफ़ी नॉलेज है, और अगर किसी भी चीज़ की हेल्प अगर चाहिए होती है तो हमारे यहाँ DLSA है,
उसके थ्रू भी हमारे यहाँ पे आए दिन कैंप्स लगते रहते हैं, आए दिन वहाँ पे एडवोकेट्स हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके थ्रू जानकारी निकलती रहती है। ओके। हाँ। और आपका क्या मैसेज रहेगा गर्ल्स को कि उनके राइट्स वगैरह के बारे में? मैसेज क्या है आपका, पर्सनल मैसेज क्या है उनको? पर्सनल मैसेज मेरा यही रहेगा, सबसे पहले तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ो लिखो, कामयाब हो अपनी लाइफ में और अपने पैरों पे सेटल हो और अपना काम करो। और जब आप अपने लाइफ में सेट हो जाते हो, अर्निंग स्टेज पे आ जाते हो, तो मुझे लगता है बहुत लड़कियां जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। ये मैंने देखा है। थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हाँ, करती है। कॉन्फिडेंट फील करती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो जैसे ही माइंड से स्ट्रॉन्ग होती है, फिर हर चीज़ में अपने राइट्स भी उनको पता चलते हैं। तो सबसे पहले तो अपने करियर में जो है आपको वो होना बहुत ज़रूरी है, सेटल होना बहुत ज़रूरी है। इतनी सारी अचीवमेंट्स करने के बाद एक इतने कॉम्प्लिकेटेड, मैं कहूँगा इसको, प्रोफेशन को, और इसमें इतना सब कुछ अचीव करने के बाद, एकम्प्लिशमेंट करने के बाद आपको अब खालीपन तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। अब भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि कुछ चेज करना रह रहा है, कुछ करना है? अभी लगता है कुछ ऐसा ही है? फिर आप खुश हो अपने काम से? मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ से, अपने काम से, और मैं अपने आप को बहुत लक्की समझती हूँ कि भगवान ने इतना कुछ मुझे दिया है, बहुत कुछ दिया है। और उसके बाद अब जैसे प्रोफेशन में सब कुछ आप कह रहे हो अचीव कर लिया, हाँ कर लिया अचीव। अभी जूनियर्स है वो सब कर रहे हैं, काम चल रहा है सब। उसके बाद अब मैंने अपने आप को, जैसे मैंने एक NGO है एजुकेशन फॉर ऑल, उसके लिए भी काम कर रहे हैं। पिछले 13-14 साल से उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रह के, उनके साथ उनकी एजुकेशन को देखते हुए। छोटे छोटे बच्चे थे, आज बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, मतलब 12-13 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए, तो बड़े हो गए उनको देखते हुए। अच्छा पढ़ रहे हैं वो। और फिर हमारा एक ग्रुप है, गुड़गांव वॉकर्स ग्रुप, उनके साथ मेरे हस्बैंड एडमिन है, मैं भी साथ में काम कर रही हूँ। तो हम लोग हेल्थ से रिलेटेड हाइक करते हैं एवरी संडे। और फिर हमने इतनी सारी कम्युनिटीज़ अभी जोड़ ली हैं साथ में, तो उन कम्युनिटीज़ पे काम करते हैं। तो अपने आप को इतना बिजी रखते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कुछ भी इधर उधर का कुछ भी सोचने के लिए। तो मतलब आप अपने करियर में डिप्रेस्ड, एंजाइटी या फिर कुछ ऐसा कुछ फील करते हो? नहीं नहीं, नहीं। अभी मैंने बाइकिंग स्टार्ट करी है, मतलब एट द एज ऑफ 42। हाँ, मुझे लगा था भी मैं बाइक नहीं चला पाऊंगी, लेकिन हस्बैंड ने इतना मोटिवेट किया, नहीं चलाओ तुम। तो अभी मैंने 350 किलोमीटर मैंने बाइक राइड करी है। हाँ, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा बाइक चला के। बढ़िया है, वही है, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना इज कॉल्ड हैप्पीनेस। हाँ, तो उस पर भी चलता रहता है हमारा काम। प्रोफेशन तो है ही, वो चल रहा है, और साथ में हमारी हाइकिंग, हमारी ये अपनी बाइकिंग, ये सब चीज़ें भी साथ में चलती रहती है। सही है, सही है। और स्पिरिचुअलिटी, गॉड में मानते हो आप? हाँ, मैं तो मैंने ऐसा कभी मेडिटेशन करी नहीं है, लेकिन अभी मेरी फ्रेंड मुझे लेके गई थी एक साउंड मेडिटेशन में। वहाँ जाके मैंने जब एक्सपीरियंस किया ना साउंड मेडिटेशन को, तो मुझे मतलब उसके जो इफ़ेक्ट्स दिखे वो मैजिकल इफ़ेक्ट्स थे। तो मैं मेडिटेशन को मैं समझती नहीं थी कुछ भी, मुझे लगता था नहीं कुछ नहीं है, क्या होता है, अपना हैप्पीनेस ऐसी ही है, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको फील किया ना, साउंड मेडिटेशन को, मेरे दिमाग की जितनी नेगेटिव थॉट्स थी वो सारी निकल गई, और इतना मैजिकल इफ़ेक्ट हुआ है मेरी दिमाग के ऊपर उस चीज़ का। तो मेडिटेशन बहुत अच्छी है यार, करनी चाहिए मेडिटेशन। तो मैं सोचूंगी इसके बारे में और इसके ऊपर टाइम दूंगी और मैं स्टार्ट करूंगी मेडिटेशन। ओके। और ऐसा कुछ मतलब आप करियर के अलावा ऐसी कोई हैबिट या फिर ऐसी कोई स्किल है या फिर कोई मैसेज आप देना चाहते हैं ऑडियंस को कि उन्हें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। आप पेंटिंग करो, डांस करो, आप जो आपको खुशी देता है, जो आपको हैप्पीनेस देता है, वो आपको करना चाहिए। वैसे आपका मतलब जैसे लो था, बट आपका कुछ पैशन भी था कि यार काश मैं वो बन जाती, मतलब डिज़ाइनर, या फिर ऐसा कोई शौक भी थे आपके उस टाइम? मतलब शौक तो था, लेकिन अभी मैं लोअर की जगह मतलब कोई प्लान भी था आपका? प्लान भी था। प्लान भी तो सबका ही होता है हमेशा लाइफ में।
मेरा था, मेरे को एक्चुअली टीचर्स बहुत अच्छे लगते थे, मुझे Teaching लगता है line में जाना था हाँ आपको। टीचिंग लाइन में मेरे को जाना था, तो मुझे लगा था मैं प्रोफेसर बनूंगी, मैंने ये सोचा था। ओके। बट वही डैड का था अभी नहीं, लॉ में जाना है। तो फिर जब मैं लॉ में आई तो इस प्रोफेशन ने मुझे इतना कुछ दिया, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये प्रोफेशन। मैंने अपने प्रोफेशन को कभी नहीं छोड़ा फिर। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत थैंक यू। सचिन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में, और आपके साथ पॉडकास्ट करके मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत मुझे भी एंजॉय बहुत किया मजा आया, मैंने। बहुत मजा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।